हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नेम है और उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को यदि हम रिलेट करें तो ये होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, देखिए ये जो है एक ब्रांच है साइंस केमिस्ट्री की। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या करती है, रिलेट करती है, डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस केमिकल काइनेटिक्स का मीन्स है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को डील करती है, यानी रेट को बताती है, रेट के बारे में हमें नॉलेज देती है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करें, डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करती है, डिफाइन करती है और उस रेट पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं उन फैक्टर्स के बारे में भी हमें नॉलेज देती है। तो सिंपल सा है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड जो है ये मोशन से रिलेटेड है या स्पीड से है। तो ऐसे ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की रेट के बारे में हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, बहुत सिंपल है। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, हमें रटना कुछ नहीं है इसमें, केमिकल काइनेटिक्स समझना है क्या। केमिकल काइनेटिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, जो ब्रांच साइंस की हमें बताती है उसके बारे में, रेट के बारे में, वो केमिकल काइनेटिक्स है। ओके, सिंपल। अब बात करें ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट के बारे में पढ़ते हैं पहले। केमिकल काइनेटिक्स समझ गए आप। अब बात करें रेट के। ओके, तो रेट के बारे में देखते हैं क्या है रेट। देखिए रेट है क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट स्पीड से होती हैं, एकदम से हो जाती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लोली होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ना तो स्लोली होती हैं ना ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो रिएक्शन 3 तरह से होती हैं, तो रिएक्शंस का रेट भी 3 तरह से हो जाएगा, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। ओके, तो एक्चुअली में रेट है क्या, ये इस रेट के बारे में समझते हैं। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या, देखिए बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूँ मैं आपको। चेंज इन कंसर्न, देखो मान लीजिए रिएक्टेंट, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैंने एक रिएक्शन लिखी, आर जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आर यहाँ पर रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन में हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो रेट क्या होगा, अब क्या है, देखो जब केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और ये प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। लिख दे रहा हूं, देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि जो रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम हो रहा होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये कंज्यूम होता है और ये अपीयर होता है। तो जब ये कंज्यूम होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब ये अपीयर होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सिंपल वर्ड में समझा दिया मैंने आपको। अब क्या है, देखो इसी को हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट से।
अब डिफाइन कर देते हैं इसको हम, देखो द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। सिंपल है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना यूनिट टाइम में। अभी हमने बताया था ना आपको कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, तो चेंज तो दोनों की हो रही है ना, एक की कम हो रही है एक की बढ़ रही है। तो चेंज लिखा है मैंने यहाँ पर, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना इन यूनिट टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होना क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट होता है। ये रेट, ओके। अब इसको देखो, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, टू टाइप से हम इसके रिएक्शन के रेट को लिख सकते हैं। देखो मैं ऊपर से थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम टू टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, मैंने बताया था आपको कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहला यही हो जाएगा, रेट ऑफ, देखिए फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप लेते हैं किसी भी मैंने बताया था आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम टू टाइप से लिख सकते हैं। पहला है रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाए तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। या फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो वो भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसको देखो क्या लिखेंगे हम, तो रेट क्या हो जाएगा, देखो इसमें इस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, तो लिख दिए यहां पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कि चेंज है ना, ये चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। तो चेंज में क्या हुआ, इसकी डिक्रीज हुई है, चेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो इसका रेट हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब देखो सुनो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाता है, यहाँ पे लगता है माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्यों लगता है इसको समझो, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब रिएक्टेंट वाले केस में जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो वहाँ पर हम माइनस साइन का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, वो डिक्रीजमेंट के लिए। ये शो कर रहा है माइनस का साइन कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बस इतना सिंपल मीनिंग है इसका, माइनस लगाना भूलेंगे नहीं। अब माइनस नहीं लगाया आपने तो आपको गलत हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे लिखते हैं ऑफ रिएक्टेंट, ओके। अब सेकंड तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। सेकंड टाइप क्या है, देखो इसका सेकंड टाइप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे। सेकंड टाइप देखो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप है इसका रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना। तो ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा रेट हो जाएगा इसका, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन।
अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का हम यूज कर सकते हैं, प्लस को हम लगा सकते हैं, लेकिन प्लस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता, प्लस तो ऑलरेडी पहले से है ही वो। प्लस आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? ये इंक्रीज के लिए। और ये माइनस किसके लिए हो रहा है? डिक्रीज के लिए। बहुत सिंपल है। दो तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, ये हो जाएगा माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। सेकंड है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू प्लस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। सिंपल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके आगे। अब मान लीजिए हम एक कोई केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम एक सिंबल की फॉर्म में लेते हैं। हम एक कोई कॉमन रिएक्शन मान लेते हैं और उस कॉमन रिएक्शन में हम दोनों को इनको फॉलो करेंगे। फर्स्ट रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड ये है। दोनों को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, देखिए अब मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं, हम कोई रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। आर जो है पी में कन्वर्ट हो गई, आर जो रिएक्टेंट थे वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई कंसंट्रेशन। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए सपोज करें, हम मान लें यहाँ पर इफ R1 एंड P1, देखो जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। इस ब्रैकेट का मीन्स होता है मोलर कंसंट्रेशन। तो इफ R1 जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और P1 क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट T1 टाइम। हमने माना कि T1 टाइम पर, जब टाइम T1 था तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? ये थी R1 रिएक्टेंट के लिए और P1 थी प्रोडक्ट के लिए। T1 टाइम पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? R1 P1। और बात करें T2 टाइम पर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी R2 एंड P2। सिंपल। T1 टाइम पर R1 P1 थी और T2 टाइम पर कितना जाएगा? R2 P2। ओके, अब देखो इसको हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, देखिए नेक्स्ट आगे। अब मान लीजिए हमें, देखो अब हमें फर्स्ट केस अप्लाई करना है। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट केस था डिक्रीज इन देखो लिख दे रहा हूं, फर्स्ट केस था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। तो क्या था रेट था इसका इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की बात करें, पहले R1 थी, बाद में R2 हो गई। तो चेंज कितना आया? पहले R1 थी, T1 टाइम पर R1 थी और T2 पर क्या थी? R2 हो गई। हम चेंज निकाल रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो चेंज कितना हुआ? पहले वो R1 थी T1 टाइम पर और T2 टाइम पर हो गई R2। तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1। ठीक है, और नीचे आते हैं, टाइम कितना था? पहले टाइम T1 था, अब टाइम कितना हो गया? T2। तो टाइम कितना चेंज हुआ? टाइम हुआ T2 माइनस T1। ओके, इसको हम और सॉल्व कर लें आगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर। क्या हो जाएगा ये? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे लगा देंगे माइनस का साइन। ओके,
और सिंपल समझ में आ गया देखो सबको। डेल्टा आर का मीन्स है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बहुत सिंपल वे में समझा दिया आपको। ओके, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज कितना हुआ, पहले R1 थी बाद में R2 हो गई, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। पहले टाइम था T1 बाद में T2 हो गया, तो चेंज कितना होगा, T2 माइनस T1। ये हो जाएगा डेल्टा R कंसंट्रेशन। इसे हम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये इस तरह से R2 और ये R1। ओके, सिंपल। अब देखो इसी को अप्लाई करते हैं हम किस पर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट। सेकंड केस में अप्लाई करते हैं इसको हम। सेकंड केस था इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, रेट क्या था इसका, रेट था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। क्या हो जाएगा, देखो चेंज क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले क्या थी, पहले R1 थी बाद में R2 हो गई, तो चेंज क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन टाइम टेकन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये हो जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहां पर देखो चेंज क्या है, बस यहां पर प्लस का साइन आ रहा है, वहां पे माइनस का साइन था। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और माइनस के साइन का मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये थे टू मेथड्स। ओके, टू टाइप्स थे जिनसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। अभी आगे बहुत कुछ है इसमें, अभी आगे और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पर एक मिनट और, ये जो हमने लिखा था अभी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर फॉर रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस होने का रेट क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको माना हमने क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड बेस था इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि प्रोडक्ट के अपीयर होने का रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम चेंज। इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों जो रिएक्शन हमने लिखी हैं, अब ये इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को हम इस तरह से यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पर एवरेज रेट आप समझ लीजिए क्या होता है एवरेज रेट, कि एवरेज रेट का मीन्स होता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस के रेट को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक हमारा रेट का ही चल रहा है अभी, रेट में ही हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शंस के रेट को हम एक्सप्लेन करेंगे जिनमें क्या होता है, सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होता है किसका, रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस का हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। जैसे उन रिएक्शंस में क्या होगा, सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। जरा देखो क्या होता है सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट का मीनिंग। देखो एक रिएक्शन की हेल्प समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए A प्लस B है और ये मिलकर के C बना रहे हैं, ये सेम हो जाएगा। देखो A प्लस B मिलकर के C बना रहे हैं,
यानी कि इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल है। इसका मीन्स यदि हम इसे स्टैच्यूमेट्री में लिखें, यदि हम इसको स्टैच्यूमेट्री में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B एंड गिव 1 मोल ऑफ C। ये होती है स्टैच्यूमेट्री। तो यहाँ पर देखो नंबर क्या है, सेम है, रिएक्टेंट का नंबर भी क्या है 1 है और प्रोडक्ट का नंबर क्या है 1 है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये क्या है, सेम है, 1 ही रिएक्टेंट साइड में है, 1 ही क्या है प्रोडक्ट साइड में है। तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस के रेट को एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। चलो इसी रिएक्शन को ले लेते हैं हम। अब ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस में जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इस तरह की रिएक्शंस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि दोनों साइड क्या है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसी कंडीशंस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इनका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। किस तरह से, देखो जरा देखते हैं। दो क्या हो जाएगा रेट, इस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, ये होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहां पर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा हमें, यहां पर 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, ए और बी दोनों के लिए लिखेंगे। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए के लिए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसके इक्वल। देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, सी का हो जाएगा प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। देखो एक बार और समझते हैं इसको। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन ऐसी होती है, उस कंडीशन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों का हमें रेट निकालना पड़ेगा। एक बात याद रखो, तो पहले ए के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसकी हो रही है डिक्रीज, देखो नीचे इसकी भी हो रही है डिक्रीज, इसकी हो रही है इंक्रीज। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए फॉर, ये क्या है ब्रैकेट कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन इक्वल हो जाएगा बी के माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे, इसके, ओके, प्लस लगा दिया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सिंपल है। ओके समझ में आ गया सभी को। अब क्या करते हैं, देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ये तो हमने सिंबल की फॉर्म में लिखा था, अब कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो हमारा क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखिए PCl5 ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हुआ PCl3 प्लस Cl2 में। जरा चेक करो इसमें सेम स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हैं या नहीं। तो जरा देखते हैं, देखो 1 मोल ऑफ PCl5 गिव 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो जितने मोल्स, जितना या स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का है उतना ही किसका है, प्रोडक्ट का है, तो सेम हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका रेट, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। क्या निकालना है इस रिएक्शन का एवरेज रेट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा और ये हो जाएगा PCl5, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 में चेंज। इसका मीन्स क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है, डेल्टा टी। टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में कितना चेंज आया, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट के रेट के। तो क्या निकालते हैं इसका, प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा प्लस लगा दीजिए Cl2 अपॉन डेल्टा टी। सिंपल। इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का के एवरेज रेट को लिख देते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको केमिकल रिएक्शन दे देगा, उससे आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो सिंपल ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं हम। हमें पर चेक करना होगा कि इसमें स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। अब डिफरेंट होते हैं कंडीशंस। सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2। अब यहाँ पर तो सेम थे स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा, डिफरेंट होंगे। चलिए सेकंड कंडीशन को समझते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, चलो मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, उस रिएक्शन की हेल्प से आप समझ जाएंगे अच्छे से। A प्लस B दो रिएक्टेंट हैं और ये मिलकर के 2 मोल ऑफ C देते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, इस रिएक्शन को हम स्टैचियोमेट्री में एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B एंड गिव 2 मोल ऑफ C। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों के स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब इस कंडीशन में हम इस रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, माइनस लगाओ। 1 को हम लिखते नहीं है, 1 से हमारा कोई मतलब नहीं, 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। ये भी माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 1 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तो 1 को हमने लिखा नहीं। अब आता है खेल, यहाँ पर आएगा, खेल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हम कहाँ लिखें, तो ये हो जाएगा जितने भी स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, अपॉन में। तो हो जाएगा प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में आ जाएगा 2 डेल्टा टी, क्योंकि कितना है इसका, 2 है, तो इसका मतलब हुआ 1/2 कर दिया हमने, क्या कर दिया, 1/2। तो इसको 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो जितने भी स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, गिवन होते हैं, उनको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे अपॉन में लाते हैं। ओके, जब डिफरेंट हो तब, ये बात कब है, जब डिफरेंट होते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1 को आप नीचे ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 को आप यहाँ पे नीचे ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 था तो इसे 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हो जाएगा हमारा डेल्टा C अपॉन 2 डेल्टा टी। समझ में आ गया। चलो एक केमिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है N2O5। N2O5 इसके 2 मोल्स हैं और ये देते हैं हमें 4NO2 प्लस O2। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसका हमें एवरेज रेट लिखना है, तो क्या हो जाएगा एवरेज रेट, देखो अब ये 2 है तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस डेल्टा N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन 2 ले आओ, यहाँ पर देखो 2 आ जाएंगे ये वाले, और डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये प्लस में आएगा, प्रोडक्ट है, प्लस डेल्टा
NO2 अपॉन यहाँ पे आएगा 4 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्लस फिर लगाइए डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा टी आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1 है, यहाँ पर क्या है स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। सिंपल, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा सभी के। आई होप सभी को क्लियर होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप है इसका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज था, अब पढ़ेंगे हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलते हैं उस टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट का मीनिंग क्या होता है, सुनते हैं पहले। इंस्टैंटेनियस का मीन होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को फाइंड करना है, तो हम किस तरह से उसके रेट को फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करते हैं हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। क्योंकि एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट है, एवरेज है। लेकिन मान लीजिए कोई रिएक्शन 1 घंटे में होती है, कोई रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होती है, तो हमारा मन किया कि हम इस केमिकल रिएक्शन का रेट निकालेंगे आधे घंटे बाद, बीच में हम उसका रेट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से हम उसका रेट उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, बीच में हम उसका रेट फाइंड नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। वो तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन का रेट देता है, हमें कंप्लीट होने के बाद जो रेट आता है वो निकालता है। लेकिन इंस्टैंटेनियस से क्या कर सकते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद हम किसी एक केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इंस्टैंटेनियस रेट की हेल्प से। ओके, अब इसको हम डिफाइन करें, क्या होता है इंस्टैंटेनियस रेट। बहुत सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस रेट। और जब हमने रेट पढ़ा था, रेट क्या था, रेट था द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। वहाँ पर यूनिट टाइम था, यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा, जैसे मान लीजिए 2 सेकंड बाद एक रिएक्शन स्टार्ट होती है और 2 सेकंड बाद हम उसका रेट फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, अब उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो टाइम हम टेकन करते हैं वो बहुत स्मॉल टेकन करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज होती है ना, कंसंट्रेशन में चेंज भी बहुत माइनर होता है, क्योंकि हम बहुत टाइम इंटरवल जो लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम का जो इंटरवल है बहुत स्मॉल लेंगे हम इसमें इंस्टैंटेनियस में। इसी वजह से कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि 1-2 सेकंड में चेंज ज़्यादा नहीं होगा, चेंज बहुत कम होगा, तो लगभग कांस्टेंट सा ही रहता है कंसंट्रेशन में चेंज। चलो इसको लिखते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, इसे देखो। ओके, देखो मैथमेटिकली इसको लिखें हम इंस्टैंटेनियस रेट क्या हो जाएगा। चलो हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आर पी में कन्वर्ट हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन है, आर पी में कन्वर्ट हुआ, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, इंस्टैंटेनियस रेट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो आना ही यहाँ पर, क्योंकि आर की कंसंट्रेशन चेंज होगी, डिक्रीज होगी, तो माइनस। वहां पे हमने क्या यूज किया था, डेल्टा, लेकिन यहां पर क्या यूज करेंगे आप, डी। डी जो हम यूज कर रहे हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए करते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट जान गए होंगे डी का यूज कहाँ होता है, डी का यूज होता है वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ले लेंगे, आर की कंसंट्रेशन है, यानी आर की कंसंट्रेशन में बहुत माइनर चेंज हुआ है एक माइनर टाइम पर, अपॉन
टाइम भी कैसा है हमारा, बहुत छोटा है, टाइम भी क्या है हमारा, बहुत छोटा है। वहां पर डेल्टा टी था, यहां पे हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। कोई डाउट किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए। जहां हमने डेल्टा लगाया था वहां पे डी लगाना है बस। डी का यूज कर रहे हैं हम वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज होगा बहुत कम होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम ले रहे हैं ना हम, बहुत टाइम फिक्स का मीन्स बहुत ही एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड करना है, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये हो जाता है माइनस डी आर अपॉन डी टी प्लस टी पी अपॉन डी टी। चलो एक केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पर भी एक, जैसे N2O5, ठीक है, ये होता बनता है हमारा 4NO2 प्लस O2। अब इसके निकालना है हमें इंस्टेंटेनियस रेट, ये हो जाएगा हमारा R फॉर रेट और IST मतलब INT, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, INT हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो माइनस लगाएंगे इसको हम, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में 2 आएगा ना, अपॉन में 2 आएगा, 2 इंटू डेल्टा डी टी इज इक्वल टू प्लस डी NO2 अपॉन 4 आएगा, 4 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी O2 अपॉन डी टी। क्लियर? इस तरह से हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन को। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस लगभग फिनिश, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लगभग फिनिश। अब क्या पढ़ना है हमें? इसके पढ़ने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, जल्दी जल्दी समझते हैं इसको भी। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन, जो भी स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं उनकी कंसंट्रेशन। सेकंड नंबर टेम्परेचर, से थर्ड नंबर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फोर्थ नंबर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिफ्थ नंबर सरफेस एरिया एंड सिक्स नंबर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। समझते हैं इसको। देखो एक नॉर्मल से लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लिख लीजिए, कंसंट्रेशन जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको समझते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है रिएक्टेंट की। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है 1 मोलर है सभी की। अब मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कंसंट्रेशन जो होगी उनकी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होना स्टार्ट हो जाता है तो जो रेट है रिएक्शन का वो स्लो डाउन होता चला जाता है। स्टार्टिंग में जो रेट होता है वो बहुत तेज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, बीच में क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। अब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है तो बहुत स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसकी, रिएक्टिंग स्पीसीज की, और जब रिएक्शन बीच में हो रही होती है तो रिएक्शन लगभग आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो गई होती है, तो उस टाइम रेट भी क्या होता है, थोड़ा आधा हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब लास्ट में हम बात करें, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जब ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट जो था कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। इसकी वजह से कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है। ओके, बहुत सिंपल बात है, समझ लो, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही तेजी से रिएक्शन करेगा। ओके, सेकंड नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीन्स कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है।
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे तो रिएक्शन तेज होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लगभग बढ़ जाता है, बढ़ता ही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कम नहीं होता टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ठीक है। और एक रूल है ये कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसका रेट लगभग ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना रेट उसका हो जाता है। ओके। थर्ड नंबर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब नेचर की बात है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई रिएक्टेंट कम रिएक्टिव है। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन यहाँ पर है R और P, एक R और P, ये रिएक्टिव था बहुत रिएक्टेंट, और यहाँ पर ये वीक रिएक्टिव मतलब बहुत कम रिएक्टिव है। तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन जल्दी करता है, और जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो उनकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम किसी के भी साथ रिएक्शन करता है, सोडियम या पोटेशियम, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और जैसे आयरन है, कॉपर है, ये जो हैं थोड़े लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। तो समझ में आया नेचर में। नेक्स्ट नंबर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो केमिकली क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। समझो क्या होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसे डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, वो बात की बात है। पहले इन्फ्लुएंस मतलब उस पर इफेक्ट डालेंगे, और वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने आप में केमिकली अनचेंज रहते हैं। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कैटलिस्ट जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज कर देते हैं। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो क्या इफेक्ट पड़ा इस पर, रेट को इंक्रीज कर दिया। जैसे ओके, फिफ्थ नंबर, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया किसका है, रिएक्टेंट्स का। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स डाल लो, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा केमिकल रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। कैसे होगी देखो ज़रा, जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है लकड़ी का, उसे हमने जलाया, तो जब जलाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी और धीरे जलेगा। अब मान लीजिए हमने उस लकड़ी के टुकड़े को कट कर दिया, छोटे छोटे बॉक्सेस में, पीसेस में काट दिया और उन्हें अलग अलग जलाया, तो वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी जल जाएगा, लकड़ी वो जल्दी जल जाएगी। तो उससे क्या मतलब हमें मालूम पड़ा कि जब लकड़ी का सरफेस एरिया ज़्यादा था तो रिएक्शन स्लो हो रही थी, कम था, सरफेस एरिया कम था तो रिएक्शन स्लो हो रही थी। अब जैसे हमने उसके पीसेस बनाए, पीस बनाने का मतलब ये हुआ कि वो सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी उसने ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, अब इस पेन का सरफेस एरिया कम है किसके मुकाबले में, यदि हम इसको काट दें, इसके 100 पीसेस कर दूं, मैं इसको 100 पीसेस में डिवाइड कर दूं, तो 100 पीसेस का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। तो जो रिएक्शन तेज़ी से करेगा वो कौन करेंगे, 100 पीसेस करेंगे, ना कि ये करेगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है किसी भी रिएक्टेंट का, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है, और जितना कम होता है सरफेस एरिया उतनी ही रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है।
जैसे एग्जाम्पल लिया वुड वाला, वुड वाले केस में एक वुड का ब्लॉक जिसका सरफेस एरिया कम था वो स्लोली क्या होता है, बर्न होता है, रिएक्शन स्लो होती है। लेकिन जब हम उसको फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में काट दें, यानी उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे पीसेस में और उसे बर्न करें, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, जल्दी से जल जाएंगे सारे टुकड़े। इसी वजह से जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पीसेस में मेटल्स का हम यूज करते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री लैब में हम बहुत सारी मेटल्स को फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि जिंक का हम यूज करते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन को हम पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि आयरन जो है इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। यदि हम पूरी आयरन के पीस को डाल दें, रिएक्शन कराएं, तो वो इतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, उसके लिए आयरन के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, पीसेस का मतलब उसका पाउडर बना लेते हैं, और पाउडर जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फिर सरफेस एरिया बढ़ने से वो रिएक्शन फास्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट नंबर है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मतलब सनलाइट में यदि हम किसी भी रिएक्शन को एक्सपोज कर दें रेडिएशन में बाहर, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे हीट मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी। सोलर एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो सोलर रेडिएशन में एक्सपोज करने से किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। एक बार और देखते हैं ब्रीफली। कंसंट्रेशन जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड नंबर टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। थर्ड नंबर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जब रिएक्शन करते हैं तो उनकी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, फास्ट होती हैं रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। फोर्थ नंबर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट ये ऑब्जर्व किया गया है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ नंबर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन यहाँ पर भी इंक्रीज होता है। ओके, वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।